हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आइडेंटिफाई द स्टडी। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है क्लास 12th एंड वो PA प्रोग्राम 3rd ईयर के ऊपर, और इस टॉपिक का नाम है शीत युद्ध। ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये टॉपिक के ऊपर नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ तक कि अगर आप UPSC के स्टूडेंट्स हैं या अगर आप क्लास 12th के वो पॉलिटिकल और साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आप वो BA प्रोग्राम 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हो तो दोस्तों ये आप सब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है शीत युद्ध। जी दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर जिसका नाम है शीत युद्ध। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, शीत युद्ध शुरू होने का जो समय है वो अभी तक कंफर्म है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के होते होते ही शीत युद्ध हमारा आरंभ हो चुका था। अब शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे वो पहले वो कैरोलिना के वो बर्नार्ड ब्रोच ने किया था 1947 में, यानी कि वो 1947 में कैरोलिना के वो बर्नार्ड ब्रोच नाम के आदमी ने शीत युद्ध का नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि हम शीत युद्ध के हम अब वो बीच में आ चुके हैं। उनके कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि हम लोग शीत युद्ध के बीच में हैं और अभी हम खड़े हुए हैं, क्योंकि सोवियत संघ यानी USSR एंड अमेरिका दोनों जो कंट्रीज थी अपने आप में एक शक्तिशाली राष्ट्र वो बन के हमारे सामने आई थी और उन्हीं की वो वजह से अगर हम देखें तो ये शीत युद्ध ये प्रारंभ होता है। इस शीत युद्ध में हमने या कहे कि इस पूरी वो दुनिया ने या कि वो प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध की वो तरह वो युद्ध नहीं करा, इन्होंने शांति से युद्ध करा, अपनी शक्ति का जो है वो प्रदर्शन करा। सोवियत संघ ने एंड USA एंड आपका अमेरिका ने दोनों ने अपनी शक्ति का जो है वो प्रदर्शन करा, वो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा कर, और इसी के कारण जो पूरी दुनिया है ये शीत युद्ध के अंदर समाहित हुई। और इसमें जर्मनी में उस टाइम पे हिटलर का उदय था, वो भी इस शीत युद्ध में शामिल थे। जापान, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, रोमेनिया, ये सब के सब जितने भी राष्ट्र थे जर्मनी को छोड़ के, ये सब के सब जितने भी राष्ट्र थे ये सारे थे अपने सोवियत और संघ की ओर। आपका ये वियतनाम हो गया एंड अमेरिका की साइड इटली हो गई एंड आपका इंग्लैंड हो गया, ऐसे देश, आपका वो ब्रिटेन हो गया, ये सब जो देश थे ये अमेरिका की ओर थे। तो दोस्तों, एक तरह से कहे तो पूरी दुनिया जो थी वो दो गुटों में डिवाइड हो गई थी। एक आपका USSR यानी कि सोवियत संघ और दूसरा आपका है अमेरिका। और इन दोनों के बीच में जो शक्ति प्रदर्शन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के होते होते, इसी को हमने शीत युद्ध का नाम दिया। जी दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि शीत युद्ध होने के जो कारण है ये क्या क्या है और कैसे शीत युद्ध हुआ, आरंभ हुआ। तो दोस्तों, आप सब तो अगर आप सब देखें ध्यान से तो जो वो पोलैंड हिस्ट्री है इसमें एक वो जो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, और यही एक इम्पोर्टेंट रोल हमें शीत युद्ध में भी दिखाई देता है। जो बोल्शेविक और वो पेंशेविक जो दो बहुत अलों के बीच में रूस के अंदर जो संघर्ष स्थापित हुए थे उनके कारण, उनका भी ये कारण है कि शीत युद्ध हुआ। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो विद्रोह किया गया था, अब वो कहते हैं कि शीत युद्ध होने का कारण एक ये भी है।
तो इसके अलावा देखें तो जो परमाणु हथियार, अमेरिका और रूस के वो बीच में एक समझौता हुआ था कि हम सब शांति से और एक साथ हथियारों का अटैक करेंगे, मतलब जापान में। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका ने रूस से वो बिना वो परमिशन वो लिए सीधा उन्होंने अटैक कर दिया 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर। वो जिससे ये हुआ कि वो पूरा का वो पूरा जो शहर था वो तबाह हो गया। और उस तबाह होने से इस पूरी की वो पूरी दुनिया में एक हलचल सी हो गई कि अमेरिका ने एक क्रूर अटैक करा है जापान के ऊपर। और आप जानते ही है कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पर जो वो न्यूक्लियर अटैक हुआ था उसके आज भी सबूत है। आज भी उधर के जो लोग हैं आज भी उन पर उस न्यूक्लियर अटैक का असर आता है, देखते हैं आज भी। चलिए, ये हमने देखा कि एक वो परमाणु हथियार का हमला, एक जो है आपकी वो बोल्शेविक क्रांति का हमला। तीसरी चीज आती है कि जब इनके वो बीच में जो वो मित्रता थी जब वो होना शुरू हो गई। देखिए, एक तो आपकी वो मार्शल योजना, जो मार्शल नाम का व्यक्ति था उसने अपनी एक योजना जो थी वो बताने की कोशिश की थी कि अमेरिका, तुर्की और यूनान ये तीनों की तीनों डिफेंड करेंगे अपने आप को, क्योंकि इनका ये कहना था कि रूस एक तरह से इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो अमेरिका, तुर्की एंड यूनान इन तीनों को डिफेंड करना था रूस के खिलाफ। एंड साथ में इन्होंने किया भी। और जो इनकी वो मित्र था वो सैन फ्रांसिस्को वो कई एक वो बैठक हुई थी, उसके अंदर जब सारे देशों, एक तो आपके जो वो मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे जो अमेरिका की साइड थे और जो सोवियत संघ की वो तरफ थे, तो उन सब की एक वो मिली जुली एक वो बैठक होती है और उनके अंदर कुछ वो संधियां होती है वो, जिससे ये कहा जाता है कि इनके बीच में होगा। इनके बीच ये जितने भी समझौते हुए सैन फ्रांसिस्को की वो बैठक के अंदर इनको ढंग से अप्लाइड वो नहीं करवाया वो गया था। इससे ये हुआ कि इनके वो बीच में जो संघर्ष था ये दोबारा से उत्पन्न हो गया। अब संघर्ष जब उत्पन्न हुआ तो आपके स्टालिन योजना, स्टालिन नाम के आदमी जिन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा मतलब गंभीर रूप से शीत युद्ध को लिया, उन्होंने अपनी कई सारी योजनाएं थी वो बताई। साथ में वो गोर्बाचेव जो थे वो सचिव थे शीत युद्ध के मतलब समय पर, और उन्होंने भी इस बात पर मतलब ध्यान दिया था कि किस प्रकार से हम शीत युद्ध को रोक सकते हैं और यहाँ तक कि हम किस प्रकार से इस एक दुनिया में अगर कहा जाए कि दोनों राष्ट्रों के बीच में अमेरिका सोवियत संघ के बीच में हम किस प्रकार से एक समझौता, एक वो संतुलन हम स्थापित कर सकते हैं। इनके बीच में दो ऐसी वो विचारधाराएं सामने आती है वो जिन्हें समझना इम्पोर्टेंट है। एक है आपका ऑर्थोडॉक्स का वो मानना ये था कि जितने मतलब कि शीत युद्ध का जो कारण है वो सोवियत संघ है, यानी कि जितनी भी गलती है सारी किसने करी? सोवियत संघ ने। ऑर्थोडॉक्स ऐसे थे जो अमेरिका के हित में थे, अमेरिका की वो साइड में थे। उनका ये कहना था कि जो सोवियत संघ है उसी के कारण हुआ है शीत युद्ध। इसके एकदम अपोजिट थे वो रिवीजनिस्ट ये कहते थे कि शीत युद्ध का कारण है अमेरिका। तो आप देख सकते हैं
कि दो दो ऐसी वो मेंटालिटी, दो ऐसी वो विचारधाराएं हमारे सामने आई, एक ऑर्थोडॉक्स और एक रिविजनिस्ट। रिविजनिस्ट कह रही है कि अमेरिका दोषी है शीत युद्ध के लिए, और ऑर्थोडॉक्स ये कह रहे हैं कि शीत युद्ध के लिए सोवियत संघ दोषी है। तो दोस्तों ये टॉपिक अगर आप अपने एसवाईएल के एग्जाम में लिख कर आते हैं तो जाहिर है आपको अच्छे खासे नंबर आएंगे। उदय होकर हमारे सामने है, इन सब ने शीत युद्ध को एक तरह से थमा दिया, यानी ये सब कहाँ चले गए, ये सब शीत युद्ध की समाप्ति की ओर चले गए। शीत युद्ध की समाप्ति का दौर हम इन्हें कहते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति करी इन्हीं लोगों ने, इन्हीं जितने भी ये संगठन थे इन सब ने, क्योंकि नाटो, सीटो एंड आपका वो स्पेंटो, वार्सा जो एक्ट हुआ था आपका, इन सब में अलग अलग देशों ने अपने अपने एक तरह से जो टीम है वो क्रिएट कर ली थी। इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने जो इनकी वो कंट्रीज थी उनके हिसाब से, जो इनकी स्टेट की वो पॉलिसीज थी उनके हिसाब से ये अपने अपने वो गुटों में वो जुड़ते चले गए, और इसी के कारण जो शीत युद्ध था एक तरह से वो समाप्ति के मतलब चरण पे था। अब लेकिन इसमें एक चीज आती है कि शीत युद्ध का जो परिणाम है, क्योंकि हमने देखा कि शीत युद्ध का जो परिणाम है ये सब वो संगठन तो आई, लेकिन साथ में जो ब्रेटन वुड्स के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1948 में, जिससे आप जानते ही है दुनिया भर के जो संगठन है WTO, WB, IMF जैसे संगठन हमारे सामने आए, यानी कि IMF अगर हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय वो मुद्रा कोष हो गया, WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक हमारे सामने आता है, एंड इसी तरीके से आपका इंडिया में एक प्रस्तुति हुई थी NAM, वो हाँ जी वो आम नाम की एक प्रस्तुति हुई थी, नॉन अलाइनमेंट वो मूवमेंट। इसे हमने गुप्त निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया था। आपको इसे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि गुप्त निरपेक्ष आंदोलन ये आपका एक अलग क्वेश्चन आता है, और मेरे से जितनी जल्दी हो पाएगी इस पे भी आप लोगों के लिए एक वीडियो मतलब वो मैं जरूर लेकर आऊँगा, मतलब जितनी जल्दी हो पाएगा आपके लिए ये मैं जरूर लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये मैं जानता हूँ कि एसवाईएल के स्टूडेंट्स के जून में एग्ज़ाम शुरू होने हैं, लॉकडाउन खत्म होने के वो बाद में, और अभी चर्चा ये भी चल रही है कि हो सकता है आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो वो, ठीक है वो, लेकिन अभी ऐसा कोई अपडेट अच्छे से अभी वो नहीं आया। तो दोस्तों अभी आप ये समझिए कि आपके एग्जाम होंगे। और जी दोस्तों अब हम जाते हैं अपने अगले कारण की ओर। अगला हमारा कारण आता है प्रथम विश्व युद्ध। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से ये कारण क्यों आया, क्योंकि जब शीत युद्ध का प्रारंभ था वो तो द्वितीय विश्व युद्ध के होते होते हुआ, लेकिन अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध भी इससे कहीं ना कहीं आपस में मतलब वो जुड़ा हुआ है। तो जो अमेरिकी एम्बेसडर थे जॉर्ज एफ बुकैनन, उन्होंने आइडिया ऑफ कंटेनमेंट दिया था। इस आइडिया ऑफ कंटेनमेंट की ही वो वजह से अमेरिका की पूरी स्टेट की जो पॉलिसी थी सारी चेंज की गई, और चेंज होने से ही एक ये भी उदाहरण दिया जाता है कि शीत युद्ध का कारण ये बना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अमेरिका एक वो महाशक्ति के रूप में था उभरा, और साथ में फिर जो भी जर्मनी के साथ हुआ वो प्रथम वो विश्व युद्ध के अंदर, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में फिर जर्मनी उठकर आई। तो ये जितने भी कारण हमारे सामने आते हैं शीत युद्ध में, फिर अपना अटैक होता है न्यूक्लियर का हिरोशिमा वो नागासाकी के ऊपर। तो ये कहा जाता है कि जॉर्ज एफ कैनन के आइडिया ऑफ कंटेनमेंट का भी कुछ ना कुछ इसमें एक हिस्सेदारी थी।
साथ में आगे हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि शीत युद्ध का जो परिणाम था क्या क्या हुए। तो दोस्तों जो आपके ये आटो सीटो और एंटो थे, ये कुछ ऐसे संगठन जो पूरी दुनिया में काम करते हैं। एक आपका है वो आरसा, जो आपका वो जो आपका ये वो पैक्ट हुआ था। एक तो वॉर्सो जो पैक्ट हुआ था, नाटो सीटो एंड आपका जो तीसरा वो एंटो था। तो इन सब का उदय था, क्योंकि नाटो 1949 में आया, यानी कि वो 1940 वो 9 के अंदर आया, 1949। एंड सीटो आपका 1954 में आया। वार्सो जो पैक्ट हुआ था ये आपका 1955 में आया। तो एंड आपका जो वो एंटो था, इसका भी उदय होता है। तो इन सब के कारण भी जो शीत युद्ध का जो परिणाम था, ये सब जो कारण है ये हमारे सामने है। ये सब जो संगठन हमारे जी दोस्तों, जो आपका ये वो एम आया, अब आप जानते ही है कि गुप्त निरपेक्ष आंदोलन ये जो है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा वो प्रचलित हुआ। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि शीत युद्ध में हम इस टॉपिक के ऊपर स्टडी हम वो नहीं वो करेंगे। और साथ में अगर हम कहें तो आप सब ने देखा होगा कि एक वो नए शीत युद्ध का उदय होता है। जो नया शीत युद्ध था वो अफगानिस्तान के ऊपर जो संकट था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सब की जो नीतियां थी इनके ऊपर होता है। तो अगर हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर हम स्टडी करके जाएंगे तो हाँ ज़रूर हमारा जो ये आंसर है कि शीत युद्ध के कारण और जो वो परिणाम है ये किस प्रकार से थे, ये हमारा टॉपिक काफ़ी अच्छा जाएगा। और दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको समझाया, ये आपका हिस्ट्री के वो एंड वो पॉलिटिकल साइंस दोनों के वो पर्सपेक्टिव से एक ही है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी थोड़ी वो लैंग्वेज को चेंज करना है। क्योंकि जब आपका हिस्ट्री का एग्जाम होगा तो अपनी हिस्ट्री के वो पर्सपेक्टिव से लिखना है। जब आपका वो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा तो आपने वो पॉलिटिकल साइंस के वो पर्सपेक्टिव से ही आप उधर अपना आंसर देकर आएंगे, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारी ओर से यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी डिटेल्स थी इम्पोर्टेंट वो सब आपके यहाँ तक हमने वो पहुँचाई है। और दोस्तों चैनल का नाम है आइडेंटिफाई द स्टडी। तो दोस्तों प्लीज़ जाते जाते अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और मुझे ज़रूर ये कमेंट सेक्शन में वो बताइएगा कि आपको ये मेरी जो वीडियो है वो कैसी आपको वो लगी है। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए तो जितनी जल्दी हो सके ये मैं आपके लिए मतलब वो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों थैंक यू। अगली वीडियो में आपसे वो फिर से वो मतलब वो मुलाकात होगी। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आइकन को दबाकर ही जाइएगा, क्योंकि जितनी भी जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस है वो आप तक आनी चाहिए टाइम टू टाइम। सो दोस्तों थैंक यू। अगली वीडियो में दोबारा